ये झारखंड वासियों जिंदगी खेलने के 1000 मौके देती है, पर जिंदगी कोई खेल नहीं। कोरोना महामारी के संक्रमण को हर हाल में रोकना होगा। कोरोना से आपकी हिफाजत के लिए सरकार ने टीकाकरण के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जोहार। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी और स्टील सेक्टर में 40,000 करोड़ के निवेश का निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्तमान परिवेश में ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत पर दिया जोर। वर्चुअल माध्यम से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राज्य में कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रयास तेज। सरायकेला में मंत्री चंपई सोरेन ने ऑक्सीजन प्लांट का किया शिलान्यास। और कल से टोक्यो में ओलंपिक खेल की शुरुआत। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए सभी दलों से किया आग्रह। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अरविंद। तो देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित कई योजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए 750 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की गति तेज होगी। उन्होंने बताया कि 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्टील सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्य में लेह और कारगिल को मिलाकर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को सृजन किया गया था और उस समय तत्कालीन J&K में जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। तो ये जो सारा क्षेत्र लेह कारगिल लद्दाख का है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनने के बाद इसमें उस तरह के शिक्षण संस्थान की एक भारी कमी थी। तो 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में स्थापित की जाएगी, जिसमें लेह कारगिल वाले सारा क्षेत्र जितना है वो इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा बड़ा निर्णय जो है, पहाड़ी राज्य है, मैं स्वयं पहाड़ी राज्य से आता हूं, लेकिन यहां की परिस्थितियां तो और भी चुनौतीपूर्ण है और उसमें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने के लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ये कॉरपोरेशन लद्दाख में उद्योग, पर्यटन, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा।
ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में के निर्माण में भी एक सहायता उपलब्ध करवाएगा और ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लद्दाख की मुख्य कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस, जासूसी और कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वाम दल और अन्य दलों के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के बीच अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 और आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पेश किया गया। पीठासीन अधिकारी ने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। पीठासीन पदाधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक, फिर उसके बाद 4 बजे और सदस्यों के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बार-बार ये बोलने के बाद भी रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की और एचईसी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर श्री सेठ ने एचईसी के पुनरुद्धार और उसके पुराने गौरव को हासिल करने के लिए सकारात्मक पहल करने की अपील की। श्री सेठ ने भारी उद्योग मंत्री को प्रगति 2020-21 की प्रति भी भेंट की। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा की जरूरत पर बल दिया। हेमंत सोरेन ने दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपको जोहार करता हूं। आज का ये ऐतिहासिक दिन के विषय में हमारे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब ने बहुत विस्तृत रूप में बातों को रखा और ये हम सभी जानते हैं कि कोयलांचल में इस विश्वविद्यालय का कितना महत्व है और होगा। श्री सोरेन ने जल, जंगल और जमीन की चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले महापुरुषों के नाम पर राज्य में कई संस्थाएं स्थापित की गई हैं। झारखंड वैसे वीरों का प्रदेश है। अनेकों इलाकों में हमारे अनेक वीर शहीद राज्य के लिए, राज्य के जनमानस के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और उन्हीं के स्मृति में हम लोगों ने अनेकों जगहों पर उनकी याद पे कई यूनिवर्सिटी, कई मेडिकल कॉलेजेस स्थापित करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है और आज उन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से पहले हमारे विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित होकर आज छात्रों को समर्पित, नए पीढ़ी को समर्पित होने जा रहा है। विश्वविद्यालय के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रतिष्ठा तथा एमबीबीएस और विधि में सफल छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर कुलपति सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.35% हो गई है। अब तक कोविड महामारी से 3,03,04,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं।
इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 46 नए मरीज मिले हैं, जबकि 51 स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब मात्र 315 सक्रिय मामले बचे हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 98.43% हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 22,77,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। अब तक 41,78,51,51 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना के तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए इससे निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज सरायकेला जिले के सदर अस्पताल परिसर में परिवहन तथा कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने ऑक्सीजन प्लांट की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिलेवासियों की सुरक्षा, विशेषकर बच्चों के संक्रमण से बचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से बच्चों के लिए बनाए जा रहे 80 ऑक्सीजन बेड के लिए पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में उपायुक्त अरवा राजकमल, विधायक सविता महतो, समीर मोहंती सहित कई अधिकारी मौजूद थे। और इस महामारी कोरोना से बचने का जो सोच है कि हम पहला दूसरा लहर से पार हो चुके हैं, तीसरी लहर का बारी आने के पहले ही जो जिला का हेडक्वार्टर है सदर अस्पताल, उसमें जो मानव जीवन सुरक्षा करने का। राजधानी रांची के रिम्स में इलाजरत ब्लैक फंगस की पीड़िता उषा देवी की मौत के बिंदु पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत ने यह माना कि पीड़िता की मौत इलाज में अनदेखी से हुई है। मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई। मरीज उषा देवी के इलाज में कोताही बरतने के मामले पर स्वतः संज्ञान झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया था। उसी मामले पर आज सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने उषा देवी के मौत पर नाराजगी जाहिर करते हुए रिम्स के निदेशक से यह जानना चाहा है कि आखिर उषा देवी कब रिम्स में एडमिट हुई और कब उनके इलाज की शुरुआत की गई, उनकी मौत किस प्रकार से हुई, किनकी लापरवाही से मौत हुई है, इन सब पर विस्तृत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई रिम्स के जवाब दाखिल किए जाने के बाद की जाएगी। झारखंड विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में आज बोकारो पहुंची। बोकारो परिसदन के सभागार में जिले के विभिन्न विभागों के साथ समिति के सभापति रामदास सोरेन की अध्यक्षता में कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समिति की विधानसभा में उठाए गए जिला एवं राज्य स्तरीय प्रश्नों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है। जो समिति आई थी आज प्रश्न ध्यान समिति
की टीम आई थी। यहाँ का स्थानीय विधायक माननीय प्रिंसी नारायण जी का ध्यान आकर्षण में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसका साथ साथ कई समस्या है, उसका साथ साथ राज्य की समस्या है। जो विभाग, सरकार के जितने विभाग है, सभी विभाग के पदाधिकारियों को हम लोग बुलाए थे, समीक्षा किए। कुछ जगह में कमियां मिला, उसको हम लोग पूर्ण करने का निर्देश दिया। कुछ जगह में हम लोग को जैसे स्थानीय विधायक का विस्थापित का मामला है, बहुत जटिल समस्या है। यहाँ कुछ बोकारो प्रबंधन ने यहाँ पर जमीन रिकॉर्ड किया था सरकार के द्वारा, उसमें कुछ लोग बस गए हैं और उसमें कुछ लोग विस्थापित हो गए हैं। स्थानीय विधायक का मानना है करीब 1.5 लाख से 2 लाख लोग घर बना के रह रहे हैं। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने आज समाहरणालय सभागार में प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना सहित जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने तथा लंबित योजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि जिले में 52,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित किया गया है तथा 36,000 लाभुकों को केसीसी का लाभ भी दिया गया है। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी तोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। खेल को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण कम से कम खिलाड़ियों को शामिल होने की इजाजत मिली है। ओलंपिक खेलों की अगर बात करें तो भारत की ओर से लगभग 127 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पक्ष विपक्ष के सांसदों और देश के नागरिकों से एकजुट होकर हौसला अफजाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को चीयर फॉर इंडिया का समर्थन करना चाहिए। देखिए, देश के खिलाड़ियों के लिए भारत की पूरी संसद, सभी सांसद और देश का हर नागरिक एकजुट है। वो चाहते हैं हमारे खिलाड़ी अच्छा करें, तिरंगे का मान सम्मान बढ़े और इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, सब इकट्ठे आए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छे। और हमने भी अनुरोध किया है कि सब 5-5 लोगों को टैग करें, अपने वीडियोस विक्ट्री पंच के बनाएं और चीयर फॉर इंडिया कैंपेन में साथ में जुड़े। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार भारतीय एथलीट टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। ओलंपिक्स बहुत अच्छी तरह से होंगे, मुझे उम्मीद है, और भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, ये भी हमारा शुभकामनाएं के साथ साथ उम्मीद भी है। और पूरा भारतवर्ष इस बार चेयर इंडिया इस नारे के साथ में सपोर्ट भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों में जोश और तैयारी दोनों बहुत अच्छी तरह से हर खिलाड़ी में बढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इस बार भारत का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल मिले ना मिले वो एक विषय होता है, लेकिन परफॉर्मेंस टॉप का रहेगा। एक बड़ी टीम गई है टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से, क्योंकि इस बार तैयारी जितने भी की हैं वो पूर्व में जितने भी ओलंपिक्स गेम हुए हैं आज तक सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरीके से तैयारी इस बार हुई है। तो इस बार की जो तैयारी है इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के मुकाबलों को लेकर सिमडेगा जिले में खेल प्रेमियों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से हॉकी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हॉकी सिमडेगा कार्यालय में हॉकी संघ के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में एक गीत रिलीज किया गया। हॉकी सिमडेगा की ओर से ओलंपिक खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करने के लिए एक गाना रिलीज किया गया। खेलेंगे हॉकी दिलो जान से बोल का यह गीत यूट्यूब पर सुना जा सकता है। ओलंपिक में गई भारतीय हॉकी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए सिमडेगा के गायकों काशीलाल नायक और जगन्नाथ राम ने इस गीत की प्रस्तुति की है। हमने सोचा
कुछ दिन बाद में इसको मैंने लिखा और हम दोनों ने मिल के इसे गाया। और हम लोग का प्रोग्राम तो था कि यहाँ पर जो हमारे हॉकी इंडिया के जो चीफ आने वाले थे, हम लोग उनके हाथों से इस गाना का तो रिलीज करवाने वाले। गाने के पोस्टर का लोकार्पण करते हुए इस गाने को YouTube का सब्सक्राइब दबाकर रिलीज किया गया। मौके पर हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कहा कि सिमडेगा जिले में खेल प्रतिभाओं के साथ अन्य प्रतिभाएं भी हैं। ऐसे ही प्रतिभाशाली गायकों ने यह गीत पेश किया है। हॉकी खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए एक हिंदी गाना का बनाया है, उस पे गाए हैं खेलेंगे हॉकी दिलो जान से, जिसका आज हॉकी सिमडेगा के कार्यालय में विभिन्न हमारे संघ के कई पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज उसका हम लोग ने लोकार्पण किया है। मनोज कोनबेगी ने कहा कि हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टिट्टे और खूंटी जिले की निक्की प्रधान भारतीय हॉकी टीम में शामिल हैं। सभी खेल प्रेमी दुआ कर रहे हैं कि यह टीम गोल्ड मेडल लेकर आए। सिमडेगा जिला हॉकी की स्थान तो है, कहा ही जाता था, और इसको हमारे खिलाड़ियों ने चरितार्थ भी किया है। लेकिन यहाँ और भी कई चीजें, प्रतिभा है, उसको आज इस गाना के माध्यम से सामने आ गया कि हमारे यहाँ एक से एक गायक हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में इस तरह के प्रयास से झारखंड सहित अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी इस गीत से प्रेरित हो सकेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। राज्य में एक बार फिर मानसून की सक्रियता से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम और भारी बारिश के कारण किसान अपने खेतों में धान की रोपनी करने में जुट गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। देवघर प्रशासन ने इस बार कोरोना की वजह से राजकीय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर नहीं खोलने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन के द्वारा सुबह और संध्या आरती का श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था की जा रही है। धर्मरक्षणी सभा के अध्यक्ष, सदस्य एवं तीर्थ पुरोहितों समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि बाबा बैद्यनाथ के भक्तों हेतु ऑनलाइन पूजा की जगह ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। विश्व विख्यात बाबा धाम में अभी 25 जुलाई से जो सावन महीना शुरू हो रही है, लेकिन वैश्विक महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं को यहाँ प्रतिबंध लगाया गया है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि लोगों से सावन में देवघर नहीं पहुंचने का आग्रह किया जा रहा है। इसके लिए सड़क मार्ग से देवघर पहुंचने के रास्ते पर भी बैरिकेडिंग कर अधिकारियों की तैनाती की जा रही है और इसके लिए रेलवे अधिकारियों से भी सहयोग लिया जा रहा है। क्योंकि हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि तीसरी लहर को हम लोगों को रोकनी है, और इसीलिए श्रद्धालुओं से, सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने घर में जो भी धार्मिक क्रिया है वो करें। कोरोना की वजह से पिछले साल भी यहाँ कांवड़ यात्रा बंद थी। सावन महीने में बाबा धाम दर्शन के लिए अलग राज्यों समेत नेपाल और अंतर्राष्ट्रीय कांवड़ यात्री भी यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं। भक्तों की आस्था को देखते हुए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। हाईकोर्ट की फटकार के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में परंपरागत जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो गया है। दर्जनों घर तोड़े जा चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें राजधानी के विभिन्न इलाकों की है, जहां से हाईकोर्ट की फटकार के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में परंपरागत जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। आज रांची डीसी और नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से अभियान का जायजा भी लिया। जेसीबी की मदद से अब तक दर्जनों घर तोड़े जा चुके हैं। डीसी के अनुसार सर्वे कर ऐसे घरों को चिन्हित कर अभियान चलाए जा रहे हैं जो जल स्रोतों के अतिक्रमण क्षेत्र में पड़ते हैं। पहले ही जितने भी रांची शहरी क्षेत्र में और जिले में जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो काके डैम हो, हरमू रिवर है, हिनू नदी है, कितलसूट डैम है, हटिया डैम है, बड़ा तालाब है, इनके अलावा कई अन्य भी वाटर बॉडीज़ हैं। इन सभी का सर्वे ऑलरेडी हम लोग के द्वारा किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, और कुछ अतिक्रमणकारियों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है।
और उनको हटाया भी जा रहा है बीपीएल एक्ट के अंतर्गत, बिहार पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट के अंतर्गत उसको हटाया भी जा रहा है। साथ ही साथ जो म्यूनसिपल बायलॉज है उसमें भी जैसे आपको अभी नगर आयुक्त ने बताया होगा कि कोई भी वाटर बॉडीज़ के 15 मीटर के दायरे में अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मानते हुए निगम के द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राजधानी की धुरवा, कांके डैम और हरमू नदी के किनारे पर अतिक्रमण कर लोगों ने अवैध घर बना लिए हैं, जिसके कारण इन जल स्रोतों के सूखने का खतरा मंडराने लगा है। हाईकोर्ट में इस बाबत पीआईएल भी दाखिल किया गया था। इसके पश्चात ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि अविलंब अतिक्रमित जल स्रोतों की जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। सरकार को निश्चित प्रस्ताव जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग का, जो दिल्ली में जिस मॉडल पे काम होता है कि दिल्ली में जिस तरह से कोई या मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिस तरह से किसी अवैध निर्माण की मॉनिटरिंग की जाती है, हम लोग भी एक डेडिकेटेड टीम बनाकर कुछ एडिशनल मैन पावर इसमें पूल करके हम लोग डाल रहे हैं ताकि इन फ्यूचर जो है ऐसी चीज़ों को डिस्करेज किया जाए। हाईकोर्ट की फटकार के बाद नींद से जागे प्रशासन के द्वारा घर तो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि घर बने किसकी मदद से। घर टूट जाने का गम स्थानीय लोगों की आंखों में आंसू बनकर भी बहते नजर आए। अब सवाल ये भी उठता है कि ये लोग जाएं तो जाएं कहां? सरकार को इनकी भी सुध लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची। कोडरमा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने को लेकर विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इस सिलसिले में आज जिले के उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जिले में चलाए जा रहे अभियान की भी समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने प्रत्येक गांव के लाभुकों की सूची बनाने का निर्देश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी और स्टील सेक्टर में 40,000 करोड़ के निवेश का निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्तमान परिवेश में ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत पर दिया जोर। वर्चुअल माध्यम से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राज्य में कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रयास तेज। सरायकेला में मंत्री चंपई सोरेन ने ऑक्सीजन प्लांट का किया शिलान्यास। और कल से टोक्यो में ओलंपिक खेल की शुरुआत। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए सभी दलों से किया आग्रह।